हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। जैसे कहीं हम घूमने जाते हैं या कहीं पर भी जब हम ट्रेवल करते हैं तो उससे पहले मैप पे उसका एकदम देख लेते हैं ना रास्ता वगैरह, तो उसी तरीके से किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जब करनी होती है तो सबसे फर्स्ट हमें सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए। इससे उस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो आइए आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी का सिलेबस थोड़ा चेक कर लेते हैं और इस सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी क्लास 12th। थ्योरी यानी कि जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है, थ्योरेटिकल्स प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो आएगी आपके 80 मार्क्स की और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क है, तो टोटल हो गया 100। ओके जी, नीचे देखेंगे तो टोटल सिलेबस को यहाँ पर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट के अंदर, ए, बी और सी। ठीक है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है इसमें वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, है ना। ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर जो होता है बहुत टाइप का होता है। क्लास 11th में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप करा था, है ना, जिसके ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट आपने बनाया था। यहां पर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के अलावा अब हम पार्टनरशिप और कंपनीज के जो अकाउंटिंग है उसको सीखेंगे। कंपनी और पार्टनरशिप कैसे अकाउंटिंग करते हैं। बिजनेस स्टडी के अंदर आपने जो टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ा होगा उसमें पार्टनरशिप और कंपनी के बारे में थ्योरेटिकली पढ़ा होगा। यहाँ पर न्यूमेरिकली हम उसके अकाउंट्स को बनाएंगे। तो इसमें 2 यूनिट है, अकाउंट्स फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपकी 36 मार्क्स की है और कंपनी है 24 मार्क्स की। तो टोटल ये दोनों हो जाते हैं 60 मार्क्स के। सो मोस्ट इंपोर्टेंट है पार्ट नंबर ए, क्योंकि वो आपके टोटल 60 नंबर का है, 60 मार्क्स का है। फिर है पार्ट बी, वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे सोल प्रोप्राइटरशिप के क्लास 11th में, यहाँ पर हम कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे और इसमें 2 यूनिट है। एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट का एनालिसिस करेंगे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट एक आपको बनाना होता है। और यहाँ पर जो एनालिसिस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो 12 नंबर का है, कैश फ्लो 8 नंबर का है, तो टोटल हो जाता है 20। तो 60 है ए और 20 है बी, तो 60 है ए, 60 नंबर की ए पार्ट है, तो वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हो जाता है आपके लिए। फिर है प्रोजेक्ट वर्क, वो आपको पता है 20 मार्क्स का, टोटल हो जाता है आपका 100। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर ऑप्शन दे रखा है पार्ट बी और सी के लिए। ए पार्ट तो सबके लिए कंपलसरी है, सबको करना है, लेकिन बी और सी पार्ट जो है उसमें यहां पर देखिए आप, यहां पर ऑप्शन दे रखा है कि बी पार्ट जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अगर वो ना करके अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं तो भी चलेगा। बट अगर कोई भी स्टूडेंट बी वाला ये पार्ट छोड़ देता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो उसको बोलते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है फर्दर स्टडी करने के लिए। जब आप सीए करेंगे, अगर आगे जाके सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे या बीकॉम करेंगे या बीबीए करेंगे, तब आपके ये कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर्स बहुत काम आएंगे, ये कुछ काम नहीं आएगा। तो फर्दर स्टडी में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे आप चाहे स्टॉक मार्केट में जाए, शेयर मार्केट में जाए, कंपनीज में जाए, जॉब करे, अपना बिजनेस करे, तो वहां पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। तो इसको कभी मत छोड़ना, ठीक है, ये पार्ट रहने देना। प्रैक्टिकल वर्क तो आपको पता ही है फिर ये जो। ओके, आइए अब हम डिटेल में एक एक करके समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले पार्टनरशिप में आपको क्या क्या करना होता है। पार्टनरशिप में आपको पार्टनरशिप के फीचर्स और पार्टनरशिप डीड को अच्छे से समझना होता है। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड फॉलोइंग रूल्स आर एप्लीकेबल वाला टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं बनी हुई, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ हो, तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। बोर्ड एग्जाम में उसका क्वेश्चन आता है और आपके जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी आता है। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन, ये देखो ये आ गया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं, और इसके अलावा जो पार्टनर का लोन है उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट की रेट होती है, तो वो सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। ये रूल के ऊपर एग्जाम में कई बार थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली कोई कैलकुलेशन भी आपको दे देते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है, जिसमें जो डिविजिबल प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में डिवाइड करना होता है। गारंटी प्रॉफिट जो है वो भी इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा पास्ट एडजस्टमेंट जो होते हैं, एक बार पार्टनरशिप अकाउंट क्लोज हो गए, बाद में पता चला कुछ एरर रह गई, तो उसको
एडजस्टमेंट उसका करना होता है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बोर्ड एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही है। इसका मतलब बाकी सबके तो चांसेस है, ये क्वेश्चंस फिक्स है, ये आते ही हैं। ओके, इसके अलावा जो है गुडविल, इसके ऊपर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गुडविल का मीनिंग, नेचर, फैक्टर, कौन से अफेक्ट करते हैं, मेथड्स कौन कौन से हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, ये सब एग्जाम के अंदर भर भर के इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। गुडविल में गुडविल आएगा तभी आप फर्दर आगे बढ़ पाएंगे। ये देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो इन्होंने क्लियर कर दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है उसको कैसे ट्रीट करना है, उसको ट्रीट करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो उसको आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ही मानेंगे हमेशा के लिए, भले ही कुछ इसके और भी ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन आपके लिए केवल यही एप्लीकेबल है। तो इस नोट को आप नोट कर लेना। आगे है, फिर ये गुडविल तो हो गया। नेक्स्ट आता है फिर आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड डिसोलेशन। अब ये देखो इसमें क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया यहां पर एडमिशन, अगर कोई पार्टनर का एडमिशन हो जाए या पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, और डिसोल्यूशन का मतलब पार्टनरशिप फर्म पूरी बंद, बिजनेस बंद। तो उसके क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं वो आपको डिटेल में करने होते हैं, और काफी लेंदी यानी कि लंबा चौड़ा ये चैप्टर होता है। इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको करना है, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, बट इसका सॉल्यूशन ओनली 5 मिनट का होता है। तो इसमें आप कम टाइम में इसको करके अच्छा खासा मार्क्स जो है ला सकते हैं और अपना समय भी बचा सकते हैं एग्जाम में। एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर आपको रीवैल्यूएशन, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व का ट्रीटमेंट वगैरह सारा ही करना होता है, उसमें कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। बैलेंस शीट वगैरह बनानी होती है, कैपिटल अकाउंट वगैरह, और कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। रिटायरमेंट एंड डेथ के अंदर भी यही है, सारे के सारे ट्रीटमेंट करने होते हैं। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी होता है, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन, एसेट लायबिलिटी भी होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी होता है। ठीक है, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग और बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना होता है। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आ जाता है आपके पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। बीच में एकदम डेथ हो गई, 6 महीने काम किया और डेथ हो गई, तब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके उसको कितना प्रॉफिट में हिस्सा देना है, उसको बिजनेस में कितना हिस्सा देना है, वो सारा उसके जो डॉटर या सन है ना, उसकी फैमिली में से जो भी है उनको दिया जाता है। तो उसका जो एग्जीक्यूटिव अकाउंट होता है वो बनता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन यानी कि पार्टनरशिप फर्म अगर पूरी बंद हो जाए, बिजनेस बंद हो जाए, तो पार्टनर का जो पूरा का पूरा पार्टनर है उनका सेटलमेंट करना पड़ता है, उसका भी 2-3 अकाउंट बनते हैं। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और कैश है बैंक अकाउंट बनता है। इसके अलावा किसी ने लोन लिया हो तो उसका अकाउंट भी यहाँ पर बनाया जाता है। ओके, देखो नोट आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, इफ द रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू कब होती है, जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन करते हैं, तो उस समय अगर रियलाइजेबल वैल्यू जो है टेंजिबल एसेट की क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बुक वैल्यू जो है उसको ही रियलाइजेबल वैल्यू मान लिया जाएगा। जो बैलेंस शीट में बिल्डिंग, टेंजिबल मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, उनकी जो वैल्यू बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखी है उसको ही रियलाइजेबल वैल्यू मान लेंगे। बट अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो फिर उसको जीरो मानना है। जैसे कि गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, फॉर्मूला, ये सारा का सारा इनटेंजिबल एसेट होता है। इसका अगर रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखा है, बैलेंस शीट में भले ही उसकी वैल्यू दे रखी हो, फिर भी इसको जीरो मानना है। ओके, इन केस द रियलाइजेशन एक्सपेंस आर बोर्न बाय अ पार्टनर, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर बोर्न कर लेता है तो क्लियर इंडिकेशन शुड बी गिवन रिगार्डिंग द पेमेंट, तो उसका जो भी पेमेंट है उसका क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए। ओके, तो ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। फिर आता है आपको अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, कंपनीज के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं उसमें आपको क्या क्या करना होता है। इसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इसमें फीचर और टाइप ऑफ कंपनी करना है। शेयर्स एंड शेयर कैपिटल के नेचर एंड टाइप के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसमें रिजर्व कैपिटल जो है उसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, इसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और इसमें शेयर्स को इशू करना हो गया, अलॉटमेंट करना हो गया, प्रेफरेंस शेयर को इशू करना हो गया, पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इशू एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे कर नहीं सकते, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये ध्यान रखना। इस पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती थी, अब वो एक्सक्लूड है। आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं करनी है कॉल्स इन एरियर और एडवांस पर। इंटरेस्ट की रेट 10% और 12% होती थी, कॉल्स इन एडवांस पर 12%, कॉल्स इन एरियर पर 10% होती थी, है ना, टेबल एफ के हिसाब से। बट अब उसकी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट की रेट याद कर लेना आप। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन शेयर, ये भी करना आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट और इशू ऑफ जो है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर,
ये टॉपिक अच्छे से करने क्योंकि एग्जाम में इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं 2-2 मार्क्स के। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है आपको फॉरफीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर का करना है। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम के अंदर, और ये आप तभी कर पाएंगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि कंपनी की बैलेंस शीट आपको अच्छे से समझ में आई हुई हो। उसके बाद में आते हैं फिर आपका डिबेंचर का पार्ट। डिबेंचर में आपको देखो क्या क्या करना है। डिबेंचर में आपको मीनिंग, टाइप, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, प्रीमियम एट डिस्काउंट, क्योंकि डिबेंचर एक लोन की तरह होता है तो उसको डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर, टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये जो वाले पॉइंट है ना, ये वाला और ये रिडम्पशन वाला और डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी वाला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर इसके अंदर जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्री करनी है, ठीक है। कॉल्स इन एरियर, शेयर के मामले में जब कॉल्स इन एरियर और एडवांस होता है तो इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना है, बट डिबेंचर के मामले में जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो उसकी एंट्री करनी है और उस पर टीडीएस लगता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस इज एक्सक्लूडेड, टीडीएस वाले कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में नहीं रखना है। ओके जी। फिर आता है राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, तो यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, टीडीएस को ध्यान में नहीं रखना है। ओके जी। आगे फिर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि आपकी बी पार्ट आ जाता है, और इसके अंदर आपको मीनिंग देखना होता है, नेचर देखना होता है, यूज क्या है, इंपोर्टेंट क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो वगैरह जो है। स्टेटमेंट ऑफ पी&एल एंड बैलेंस शीट आपको अच्छे से बनाना होता है, इसका क्या फॉर्मेट होता है, इसकी मेन आपको ध्यान रखना होता है हेडिंग और सब हेडिंग, वही एग्जाम में आती है। और इसके आपको शेड्यूल जो 3rd है कंपनीज एक्ट 2013, उसका पार्ट ए और बी के अंदर इन दोनों के फॉर्मेट दे रखे हैं, दोनों मतलब पी&एल के और बैलेंस शीट के, वो आपको अच्छे से करने होते हैं। यहां पर साफ बोल दिया गया है जो एक्सेप्शनल आइटम होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं प्रॉफिट वगैरह के, और जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आर एक्सक्लूडेड, इनको आपको ध्यान में नहीं रखना है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना, उसमें तो ये सब दे रखा है, लेकिन उसको एक्सक्लूड करना आपको ध्यान में नहीं रखना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब एनालिसिस करें तो मीनिंग और सिग्निफिकेंस ध्यान रखना है, और इसमें ऑब्जेक्टिव, इंपोर्टेंस एंड लिमिटेशन देखनी है। टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 तरीके के होते हैं, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, और रेशियो एनालिसिस भी आ जाता है और कैश फ्लो एनालिसिस भी आ जाता है, तो 4 हो गए, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आपको सारा करना होता है। रेशियो में कौन कौन से रेशियो करने होते हैं वो यहाँ पर आप पूरे डिटेल में आपको दे रखे होते हैं। इसमें आपको लिक्विडिटी रेशियो करना होता है, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उनके अंदर बहुत सारे रेशियो कौन कौन से करने होते हैं वो यहाँ दे रखा है, तो केवल यही करना है, इसके अलावा और एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, ठीक है। ओके जी। फिर आ जाता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स, यानी कि PBAT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स, वो वाला आपको कंसीडर करना है, जहां पर भी नेट प्रॉफिट की बात चलेगी रेशियो के अंदर, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है उसमें आपको मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेनिफिट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज है ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है उनको अच्छे से आपको आना चाहिए, और एज पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3rd रिवाइज जो है वो है, और इनडायरेक्ट मेथड है ओनली, डायरेक्ट मेथड नहीं है। तो कैश फ्लो 2 मेथड से बनता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आपको केवल इनडायरेक्ट मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से नहीं करना, आपके सिलेबस में नहीं है वो। ओके जी। तो इस तरीके से जो है आपका ये यहाँ पर मामला होता है खत्म, ठीक है। और आप अपना सिलेबस में फिर कहूंगा अपने पास में रखना हमेशा, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जब भी किसी चैप्टर को स्टार्ट करो, चाहे स्कूल में, चाहे घर पे, चाहे हमारे से ऑनलाइन करो, है ना, यहाँ पर इस यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पर काफ़ी वीडियोस मिलेंगे इनके, तो आप अपना सिलेबस पास में रखिए, ताकि आपको पता रहेगा कि मुझे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं करना है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके सपोर्ट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।